अब आप देखेंगे कि ये संपादकीय पाठ है आज के दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का। और मैं हमेशा आप लोगों से कह रहा हूँ कि जो संपादकीय पाठ है ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुँचाते हैं। एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को यहाँ से मिलती है, तो इसे ज़रूर देखा करिएगा। मोदी की गारंटी वाला घोषणा पत्र। अब आप देखते हैं कि लोकसभा के चुनाव हैं तो हर पार्टी अपने घोषणा पत्र, कोई संकल्प पत्र, कोई न्याय पत्र जारी कर रही है और बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। अब ये कितने वादे पूरे होते हैं ये तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे, तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो चुनावी घोषणा पत्र वास्तविकता के धरातल पर तो किसी बड़े परिवर्तन की वजह नहीं बनते, लेकिन हर चुनाव से पहले उनके जारी होने की उत्सुकता अवश्य बनी रहती है। और असल में इन घोषणा पत्रों की भूमिका भोजन में अचार या फिर पापड़ की तरह होती है, जो अगर थाली में ना भी हो तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उससे कुछ जायका जरूर बन जाता है। और चुनावी घोषणा पत्र की इसी रस्म अदायगी को पूरा करते हुए सत्तारूढ़ भाजपा ने भी रविवार को संसदीय चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। भाजपा ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया, चूंकि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी प्रतीकों एवं पहचान की राजनीति में काफी विश्वास रखते हैं, तो संकल्प पत्र को अपेक्षित समय से कुछ दिन पहले अंबेडकर जयंती के दिन जारी कर एक अंतर्निहित राजनीतिक संदेश देने का भी काम किया है। और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी कुछ दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया। देखिए, लोकसभा चुनाव है, लोकसभा में आप सभी जानते हैं कि 543 सीटें हैं। लोकसभा सदस्य का अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव कौन करवाता है, देखभाल कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। और आप देखिए 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो यह बहुत ही स्वाभाविक है कि विपक्षी दलों के चुनावी घोषणा पत्र लुभावने वादों पर केंद्रित होते हैं, जबकि सत्तारूढ़ दल के ऐसे घोषणा पत्र में वादों के साथ अपनी उपलब्धियों का भी कुछ बखान होता है। भाजपा के संकल्प पत्र पर इसी संकल्पना की छाप दिखती है। चूंकि भाजपा पिछले 10 वर्षों से केंद्र की सत्ता में है, तो उसने अपनी उपलब्धियों के साथ ही उनमें निरंतरता के भाव को प्रदर्शित करने के साथ ही सुखद भविष्य की तस्वीर दिखाई है। कुछ बिंदुओं के आधार पर इसे समझा जा सकता है। पहला कि अपनी विचारिकी की कसौटी पर खरा उतरना। दूसरा, सामाजिक आर्थिक मोर्चे पर समीकरणों को साधना। तीसरा, बेहतर भविष्य की रूपरेखा के आधार बिंदु पेश करना। चौथा, विकसित भारत की आधारभूमि तैयार करना एवं लोक कल्याण के दायरे को बढ़ाते हुए उसे बेहतर करना। और प्रधानमंत्री मोदी इस पर गहरी छाप है। और भाजपा की अपनी एक बहुत स्पष्ट विचारधारा भी रही है और अपनी स्थापना के बाद से ही वह अपनी विचार की पर अडिग रही है। गठबंधन सरकारों के दौरान जरूर विचारधारा से जुड़े कुछ मुद्दों पर वैसी सक्रियता न दिखी हो, लेकिन मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में पार्टी के आप देखेंगे कि 3 प्रमुख विचारिक वादों को पूरा करने का काम किया है। सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया, जो एक समय असंभव सा काम लगता था। प्रधानमंत्री मोदी इसे लेकर खासे मुखर भी रहे। अदालती आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की राह खुली और सरकार ने भव्य मंदिर के निर्माण की राह सुगम करते हुए हर संभव सहयोग भी प्रदान किया है। नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से भी सरकार ने अपनी विचारधारा से जुड़े एक वादे की पूर्ति की है। समान नागरिक संहिता जैसे एक मूल विचारिक मुद्दे की दिशा में भाजपा की कुछ राज्य सरकारों ने कदम आगे बढ़ाया और इस संकल्प पत्र के माध्यम से भी भाजपा ने अखिल भारतीय स्तर पर इसके क्रियान्वयन के संकेत देकर इस नीतिगत मोर्चे पर निरंतरता का वादा किया। और आर्थिक सामाजिक मोर्चे पर भाजपा ने अपनी विशिष्ट सोशल इंजीनियरिंग को मूर्त रूप दिया। और कांग्रेस और राहुल गांधी जिस जातिगत जनगणना की आड़ में ओबीसी को लुभाने के मकसद से भाजपा को घेरने की व्यूह रचना बना रहे हैं, उसी ओबीसी से जुड़े पिछड़ा वर्ग आयोग को भाजपा ने अपनी सरकार के दौरान संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। ग्राम पंचायतों पर ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया, ग्राम पंचायतों तक नए संस्थान संगठन सृजन करने का संदेश भी दिया। जैसे आप देखते हैं कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग 2015 में आ चुका है। इसी प्रकार पुराने संसद भवन की जगह नया संसद भवन बना के यह संदेश दिया कि पहले बदलते समय के अनुसार बदलाव बहुत आवश्यक है। आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के लिहाज से भाजपा ने
एक देश एक चुनाव की दिशा में कदम बढ़ाने के संकेत दिए और इस मामले में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में सरकार ने एक समिति गठित भी की है और जिसने बीते दिनों अपनी संस्तुतियां पेश की हैं और इसके माध्यम से भाजपा यही संदेश देना चाहती है कि बार बार होने वाले चुनाव के चलते जो आदर्श आचार संहिता लागू होती है उसका प्रभाव विकास गतिविधियों पर तो पड़ता ही है और यह संसाधनों के लिहाज से भी खर्चीला होता है। इसलिए समय, ऊर्जा, संसाधन और विकास के मोर्चे पर यह परिवर्तन बहुत आवश्यक है। पीएम मोदी ने आप देखिए 2047 तक भारत को विकसित देश, अभी तो विकासशील है, विकसित देश बनाने का आह्वान किया है और तीसरे कार्यकाल में देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिकी बनाने की बात भी कही है। और इस संकल्प की पूर्ति वह आप देखेंगे कि 4 वर्गों युवा, शक्ति, किसान, महिला और गरीबों को साधने की बात करते हैं। वह इन वर्गों को ही देश के सबसे बड़ी प्रमुख जातियां भी बताते हैं। उनके लिए कार्य योजना से लेकर संकल्प पत्र में भाजपा के प्रयासों की छाप दिखती है। युवा शक्ति के लिए कौशल विकास और मुद्रा योजना का दायरा बढ़ाने की बात की है। वहीं आप देखिए किसानों के लिए यह बात सम्मान निधि और एमएसपी के लिए कही जा सकती है। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, डॉन दीदी जैसे कई बिंदु हैं। वहीं गरीबों के लिए आयुष्मान योजना के साथ ही 70 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए उपचार और मुफ्त राशन जैसी योजनाएं हैं। यहाँ देश को आप देखिए विकसित बनाने के साथ ही जन कल्याण के दायरे को विस्तृत बनाने की मंशा है। और संकल्प पत्र पर पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी की छाप भी दिखती है। इसमें वह पार्टी या सरकार संगठन से भी अधिक प्रभावी पात्र के रूप में उपस्थित हैं और उसमें जगह जगह मोदी की गारंटी का भी उल्लेख है। और घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार पर प्रहार का संकल्प भी दोहराया। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री को इस बात की भी गारंटी देनी होगी कि भाजपा में शामिल होने वाले भ्रष्ट नेताओं पर भी कार्रवाई में कोई ढील नहीं दी जाएगी। ऐसा होने पर ही उनको यह गारंटी प्रभावी दिखेगी, अन्यथा शायद यह जनता को उतनी आश्वस्त करने में सफल नहीं हो सकेगी। कुछ ही दिनों में यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा के संकल्प पत्र पर जनता क्या विकल्प अपनाती है। लेखक, राजनीतिक विश्लेषक और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में फेलो हैं। इनका नाम है राहुल वर्मा। इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दे सकते हैं। भारत के विकसित बनने की राय तो ये भी देख लीजिए। तो सामान्यतः लोकसभा चुनाव से पहले सरकारें जनादेश को लेकर आशंकित रहती हैं, लेकिन आप देखते हैं कि मोदी सरकार इन सब से अलग नजर आ रही है। तभी तो लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपने मंत्रियों से नई सरकार के लिए पहले 100 दिन और 5 साल के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए कहा है। और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने विकसित भारत 2047 के विजन दस्तावेज पर विचार विमर्श किया है। तब प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं ना छोटा सोचता हूँ और ना ही मामूली सपने देखता हूँ और ना ही मामूली संकल्प करता हूँ, क्योंकि 2047 में मुझे देश को विकसित भारत के रूप में देखना है। स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी 25 वर्षों का रोडमैप बनाकर आगे बढ़ रहे हैं और इसके केंद्र में है छोटे शहरों का विकास। और इसका आभास आप देखेंगे कि भाजपा ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, तो आवास संकल्प पत्र के नाम से जारी भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र से भी होता है। प्रधानमंत्री मोदी का भारत को विकसित देश बनाने का यह संकल्प हवाई नहीं है, इसकी सफलता के ठोस जमीनी आधार भी है। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने 4 करोड़ गरीबों को घर बना कर दिए। सरकार 83 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है और नल जल योजना के तहत 75% ग्रामीणों तक पाइपलाइन से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। देश के हर घर में स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 10 करोड़ से अधिक रसोई गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं और इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में करोड़ों शौचालय बनाए गए हैं और जिससे देश खुले में शौच की कुप्रथा से मुक्त हो रहा है। और आप देखते हैं कि गरीबी उन्मूलन की दिशा में सरकार की जनधन आधार मोबाइल तरीके के जरिए विकसित हुए बिचौलिया मुक्त धन हस्तांतरण नेटवर्क की मुख्य भूमिका रही है। आज जनधन बैंक खातों का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं की सब्सिडी, छात्रवृत्ति, पेंशन, आपदा सहायता जैसी अनगिनत योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने में किया जा रहा है। और वित्त वर्ष 2022-23 में आप देखेंगे कि सरकार ने विभिन्न योजनाओं के 7.76 लाख करोड़ रुपए लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए, जो 2013-14 में हस्तांतरित राशि 7,367 करोड़ रुपए की तुलना में 100 गुना ज़्यादा है। जब प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण डीबीटी शुरू किया गया है। आज 53 केंद्रीय मंत्रालयों की 320 योजनाओं का लाभ डीबीटी के तहत सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जा रहे हैं। और इसी तरह महंगे इलाज के कारण जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अस्पतालों तक नहीं जा पाता था। लाखों परिवारों को इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ता था, जिससे उनकी जमीन जायदाद तक बिक जाती थी। इस संकट को आयुष्मान भारत योजना के तहत मिल रहे मुफ्त इलाज से खत्म कर दिया है। और भारत में आप देखते हैं कि विकसित देश बने
और इसके लिए गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति भी जरूरी है। इसी के तहत पहले चरण में देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाने के साथ साथ आपूर्ति में सुधार किया गया है। और इसी का परिणाम है कि आज शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन औसतन 23.5 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 20.5 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। अब सरकार देश के हर घर को सातों दिन 24 घंटे रोशन करने की कवायद में जुटी है। इसके लिए मार्च 2025 तक समय सीमा तय की गई है। बिजली क्षेत्रों की भांति आप देखेंगे ही सरकार रेलवे और सड़क क्षेत्र का भी कायाकल्प कर रही है, ताकि देश में विश्व स्तरीय आधारशिला ढांचा बने और विकास में बाधा बने सैकड़ों कानूनों को पहले ही निरस्त किया जा चुका है। और मोदी सरकार की योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन का नतीजा गरीबी उन्मूलन के रूप में सामने आया है। वित्त वर्ष 2013-14 में से 2022-23 के बीच देश में बहुआयामी गरीबी 29.27% से घटकर 11.28% रह गई। इस दौरान 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। शहरों की तुलना में ग्रामीण आबादी का अधिक हिस्सा गरीबी रेखा से ऊपर उठा है और इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश मुख्य राज्य रहे हैं। गरीबी घटने की इस रफ्तार को देखें तो जल्द ही वह एक अंक में रह जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम गरीबी की एक परिभाषा का उपयोग करता है, जिसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक कहा जाता है। यह सूचकांक शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर के 10 संकेतकों को शामिल करता है और भारत में नीति आयोग ने इसके अलावा मातृत्व, स्वास्थ्य और बैंक खातों को भी शामिल किया है। और इस प्रकार भारत में 12 संकेतकों के आधार पर बहुआयामी गरीबी का आकलन किया जाता है। इसमें आप देखें बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने के तौर पर गिना गया है। अब तक देश में गरीबी आकलन के आंकड़े प्रति व्यक्ति आय तक सिमटे रहे और इससे गरीबी उन्मूलन की सटीक जानकारी नहीं मिल पाती थी और इसका कारण यह है कि आय के अनुमान हासिल करना कठिन है। और कुल मिलाकर आप देखिए मोदी सरकार के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि भारत दुनिया की 10 से 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है। और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दे रहे हैं कि उनकी तीसरी पारी में भारत दुनिया की तीसरी शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में एक होगी। स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। लेखक एमएसएमई मंत्रालय के निर्यात संवर्धन और विश्व स्वास्थ्य संगठन में प्रभाग अधिकारी हैं, उनके द्वारा ये लिखा गया है आर्टिकल। देखिए नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके 2015 में आया था, 1 जनवरी 2015 में। और देखिए WTO की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, इसकी स्थापना कब हुई थी? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 जनवरी 1995 में स्थापना हुई थी। और देखिए यूएनडीपी की अगर हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र की अगर बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह के संस्थानों के बारे में भी एक सामान्य जानकारी रखिए, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आप देखेंगे दुर्गा की महिमा, देवताओं के भी देव महादेव यानी भगवान शंकर भी जिस शक्ति से अनुप्राणित होते हैं और जिसके बिना स्पंदहीन होते हैं, वह परम शक्ति भगवती दुर्गा है जो सबसे ऊपर है। नरो दुर्गा चल रही ना, तो अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ सकते हैं। और इसकी PDF देखिए टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, तो जो एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ जाकर आप लोग कर सकते हैं। अब भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया है, तो आप लोग देख सकते हैं, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। अच्छी खबर, खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड में पहली बार खदानों से रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है। यह आंकड़ा 10,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। सरकार के खजाने की सेहत के लिए यह अच्छी खबर है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन क्षेत्रों से राजस्व की वसूली अपेक्षाकृत अधिक हुई है, वहाँ ईडी लगातार कैंप कर रही है और पैसों से संबंधित लेन देन पर कड़ी निगरानी रखती रही है। और जिन जिलों से पहले नाम मात्र का राजस्व प्राप्त होता था, उन जिलों में लक्ष्य की तुलना में 1.5 से 2 गुना तक राजस्व प्राप्त हुए। इससे इतर राज्य के वैसे जिले जहां खनन प्रक्रिया और खनिजों के परिवहन की निगरानी में कोताही बरती गई, वहां आप देखें राजस्व में भारी गिरावट दर्ज की गई। ऐसा उन जिलों में भी हुआ है जहाँ पूर्व के वर्षों में रिकॉर्ड राजस्व की प्राप्ति हुई है। और आप देखिए कोयला उत्पादन के क्षेत्र में अब्बर रामगढ़ इसकी वानगी है, जहां इस वर्ष राजस्व वसूली की उपलब्धि महज 68% रही है। और स्पष्ट है कि ईडी की पैनी नज़र के बीच सरकार के राजस्व पर डाका डालने वालों की इस बार नहीं चली है। सवाल यह है कि इस मद में हर वर्ष अरबों रुपए के बारे न्यारे कर सरकार की झोली में सेंधमारी करने वालों पर शासन प्रशासन की नज़र अब तक क्यों नहीं गई है। आवश्यकता है कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री में हाथ धोने वालों की पहचान करने की
करने की, ताकि रतन गर्भा धरती को खोखली कर राजस्व चोरी करने वाले बेनकाब हों। और राज्य हित में यह अवश्य है सरकार प्राप्त राजस्व का सही ढंग से इस्तेमाल कर उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर खर्च करे, ताकि खनन क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। ये जंगलों में आग का बढ़ता खतरा, आजकल ये भी तो सुन रहे हैं, गर्मियों में खासकर देखते हैं आप लोग। पिछले दिनों तमिलनाडु की नीलगिरी में कुन्नूर वन क्षेत्र में लगी आग अब काबू में है। भारत में जंगलों में आग लगने की घटनाओं की संख्या बढ़ने लगी है। यह चिंताजनक स्थिति कई कारणों से पैदा होती है। जंगलों में आग लगने का सबसे आम कारण मानवीय लापरवाही, जिसमें जलती हुई माचिस की तीली या सिगरेट के अवशेष को फेंकना, जंगलों में खाना पकाना या अवैध शिकार के लिए जानवरों को भगाने के लिए आग लगाना आदि प्रमुख कारण है। वनाग्नि के कारण प्राकृतिक कारणों के अंतर्गत बिजली गिरना, ज्वालामुखी विस्फोट, पत्तियों एवं लकड़ी का सूख जाना आदि होते हैं। तापमान में वृद्धि और वर्षा में कमी से जंगलों में आग लगने का खतरा इन दिनों बढ़ गया है। वनों की सचुचित देखभाल न होने से भी यह खतरा बढ़ रहा है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बताता है कि भारत में शुष्क पर्णपाती वनों में भीषण आग लगने की सबसे अधिक आशंका रहती है, जबकि सदाबहार, अर्ध सदाबहार एवं पर्वतीय समशीतोष्ण वनों में तुलनात्मक रूप से आग का कम जोखिम रहता है। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार देश में नवंबर 2020 से जून 2021 तक जंगलों की आग लगने की 3.45 लाख घटनाएं हैं। देश में आप देखिए 71.35 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है, जिसमें 25.93 करोड़ हेक्टेयर वनाग्नि के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील है। वहीं 10.03 करोड़ हेक्टेयर वनाग्नि के प्रति कम संवेदनशील है, जबकि 35.39 करोड़ हेक्टेयर वनाग्नि के प्रति मध्यम रूप से संवेदनशील है। देश के लगभग आप देखिए 4% वन क्षेत्र में आग लगने का सर्वाधिक खतरा है। इन क्षेत्रों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल शामिल है। और आप देखेंगे कि दरअसल इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है और तापमान अधिक होता है, जिससे आप देखिए वनस्पतियाँ सूख जाती हैं और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इन क्षेत्रों में ढलान अधिक होता है, जिससे आग तेजी से फैलती है। इन क्षेत्रों में कृषि, खनन और पर्यटन जैसी गतिविधियाँ होती हैं, जिनसे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। आग लगने से वन संपदा को नुकसान होता है, वन्य जीवों की जान जाती है और जलवायु परिवर्तन होता है। स्पष्ट है कि जंगलों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए लोगों में जागरूकता फैलानी बहुत जरूरी है। जंगलों में सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहिए। जंगलों की देखभाल करने के वाले कर्मियों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। आग लगने की घटनाओं की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना जरूरी है। सभी का दायित्व है कि वे जंगलों की रक्षा करें। हमें जंगलों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए मिलकर प्रयास करना होगा, वरना आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन से पूरी दुनिया प्रभावित है। ये भी याद रखिए। यहाँ छोटी छोटे कॉलम रहते हैं, टिप्पणियाँ रहती हैं, देख लिया करिएगा, देखना हुआ करे तो। चुनाव पर फेक न्यूज और हैकर्स का हमला, ये बड़ा गंभीर सवाल बना हुआ है और समस्या भी बनी हुई, चुनौती भी बनी हुई है। तो चुनाव के दौरान में मतदाताओं को लुभाने और भ्रमित करने के निरंतर नए तरीके सामने आते रहे। पेड और न्यूज स्टिंग ऑपरेशन के बाद अब हैकर्स का हंगामा मच गया है। गलत सूचनाएं इंटरनेट मीडिया के दरवाजे से लोगों तक निरंतर पहुंच रही है, जबकि अमेरिका की टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने दावे के साथ चेतावनी भी दी है कि चीन और उत्तर कोरिया में बैठे उनके समर्थक हैकर्स लोकसभा चुनाव को निशाना बना सकते हैं। उम्मीदवारों के खिलाफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनित मीम्स, फेक न्यूज, वीडियो, वॉयस क्लोन, डीफेक आदि फैलाकर मतदाताओं को भ्रमित भी कर सकते हैं। और लोकसभा चुनाव में उत्तरी राजनीतिक पार्टियों ने भले ही अपने अपने घोषणा पत्रों में तकनीक की प्रमुखता नहीं दी है, लेकिन प्रचार अभियान में भी इसकी अत्याधुनिक सुविधाओं वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लहर पर सवार हैं। वोटर्स को रिझाने मनाने के लिए इंटरनेट मीडिया और एआई के अनूठे टूल्स की मदद ले रहे हैं। पिछले दिनों झंडा, बैनर, पोस्टर और कटआउट के बीच तमिलनाडु की जनसभा में हजारों की भीड़ को जब एक परिचित आवाज़ सुनाई देने लगी तो वे हतप्रभ रह गए। वे समझ नहीं पाए कि जिस नेता को गुजरे हुए कई वर्ष हो गए, वे भाषण कैसे दे सकते हैं। और इस सिलसिले में सम्मेलन से बेहद दूर बैठे लोगों के मोबाइल फोन पर उनके प्रिय नेता की चल पड़ी लाइव रील्स तो और भी हैरान करने वाली थी। और तरह तरह की आप देखिए मजाज वाली तीखी टिप्पणियों की बौछार हो रही थी। तेजी से वायरल हुए इस वीडियो में दिवंगत राजनेता करुणानिधि के एक सम्मेलन में शामिल नजर आ रहे थे। ऐसा एआई से बनाई गई वीडियो की वजह से हुआ है और जिसमें स्वर्गीय करुणानिधि को जीवित कर दिया गया था। इस डिजिटल अवतार की वीडियो में करुणानिधि अपने चिरपरिचित काले चश्मे में थे और इस वीडियो को चेन्नई स्थित कंपनी मोओनियम ने बनाया था और अपने इससे लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने दौर के कर्मचारी नेताओं का रिसाइकल
साइकिल बताती है कि कंपनी का कहना है कि यह पारंपरिक रैलियों के मुकाबले चुनाव प्रचार अभियान का सस्ता तरीका है। इसमें रैलियों को आयोजित करने में लेकर या ड्रोन शो की तुलना में समय और पैसे की बचत होती है। अब नकारात्मक अभियान तो राजनीतिक दलों में डिजिटल युग के संसाधनों में इंटरनेट, अत्याधुनिक कंप्यूटरिंग, क्लाउड सर्वर, एआई और इंटरनेट मीडिया की सुविधाओं समेत साइबर क्राइम में लिप्त हैकर्स के हथकंडे तक को अपने तर्कस में शामिल कर लिया है। सभी इनके जरिए अपना मतलब साधना चाहते हैं। चिंता यह है कि सबकी मंशा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना है, कीचड़ उछालना, बदनाम करना, झूठ फैलाना, जाति धर्म की बातों में सामाजिक भेदभाव को फंसाना, बढ़ाना और प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाना भर ही रहता है। चुनाव में तकनीक का उपयोग मैसेजिंग से शुरू हुआ और स्मार्टफोन के उपयोग में वृद्धि होने इंटरनेट आंकड़ा उपलब्धता की व्यापकता आ जाने से इसमें और तेजी आ गई है। पहली बार इसे 2012 में गुजरात के विधानसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर तब अपनाया गया जब एक साथ अधिक से अधिक जनसभाओं को के संबोधन की जरूरत महसूस की गई। इसके लिए होलोग्राफिक तकनीक का उपयोग किया गया। सिनेमेटोग्राफर की मदद से भाषणों की बाकायदा वीडियो शूट की गई और इस अभियान का परिणाम लोकसभा 2000 आप देखेंगे 14 चुनाव में देखने को मिला। धुआंधार जनसभाओं को देखकर लोग दंग रह गए और नरेंद्र मोदी की भाषण देने की क्षमता एक विशिष्ट बन गई। हालांकि इसे सभी राजनीतिक दलों ने अपनाया, लेकिन इसके पीछे की गई तैयारी के अनुसार ही लोगों ने अपना मतदान किया। 2019 आते आते पूरी दुनिया बदल गई और इंटरनेट मीडिया के कई ही रूप में बने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म चुनाव अभियान के केंद्र बन गए, क्योंकि इसे प्रस्तुत करने वाला गुमनाम रहकर बड़ी संख्या के लोगों तक आसानी से पहुंच बना लेता है और इसे भारतीय राजनीति में तकनीक की जबरदस्त पेट के नज़रिए से देखा जाने लगा। इधर स्मार्टफोन उपयोग करने वालों की संख्या बढ़कर 71% से भी अधिक हो गई। उधर नए संचार और आईटी तकनीक ने लोगों के बीच शिक्षित अशिक्षित का फर्क मिटा दिया। एआई के चैट जीपीटी और जेमिनी ने भाषाई समझ को और भी दूर कर दिया। आवाज़ से ही मैसेजिंग का काम होने लगा। बचा खुचा काम ऐप्स ने कर डाला और सब कुछ उंगलियों के सहारे सरकने बढ़ने लगा, किंतु समस्या उनकी संभालने की बनी हुई है और इसका अनुचित लाभ हैकर्स ने उठाया। और माना कि चुनाव में झूठ हमेशा प्रचार अभियानों का हिस्सा रहा है, लेकिन अब हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां परिष्कृत एआई उपकरण इंसानी शक्ल के लिए मशीनें दुष्प्रचार के दायरे का प्रबंधन और प्रसार करने लगे हैं। समस्या है कि इनके पूर्वानुमान पर कितना भरोसा बने। यह जितनी चिंता की बात है उतनी ही चुनाव आयोग के लिए भी एक चुनौती है। हालांकि 2024 के चुनाव में एआई से निपटने के लिए 20 अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों की तकनीकी समझौता भी हुआ है। एआई के दुष्प्रयोग को रोकने के लिए रणनीति बनाई गई है। साथ ही इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने वाले प्रत्येक चुनावी कंटेंट पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग की ओर से विशेषज्ञ आईटी टीम को तैनात कर दिया गया और इसकी कितनी चेकिंग हो पाती है और किस पर कैसी कार्रवाई हो पाती है, यह देखा जाना बाकी है। बड़े हथियार डीप फेक और वॉइस क्लोनिंग। तो जेनरेटिव एआई निर्मित कंटेंट में वॉइस क्लोनिंग और डीप फेक वीडियो को राजनीतिक गलियारों में एक अभिशाप के नज़रिए से देखा जाने लगा है और जिसे चैट जीपीटी 4 वर्जन से दर्जनों भाषाओं में तैयार करना आसान हो गया है। और आप देखते हैं कि इसमें शरीर किसी और का रहता है और आप देखते हैं कि चेहरा किसी और का लगा दिया जाता है। डीप फेक इस तरह की आप लोग आजकल सुन रहे हैं काफ़ी चर्चा में। और आप देखते हैं कि किसी की छवि बनाकर बिल्कुल उसी की कॉपी जैसे आवाज़ वही बोल रहा, इस तरह की भी तकनीक आ चुकी है, एडिटिंग हो चुकी है एआई का उपयोग करके। और आप देखते हैं कि इसे लेकर अमेरिकी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भारत को चेताया भी। कंपनी की थ्रेट इंटेलिजेंस टीम की ओर रिपोर्ट के अनुसार चीन, उत्तर कोरिया की साइबर समूह भारत समेत दुनिया भर के हाई प्रोफाइल चुनाव को निशाना बना सकते हैं। एआई का उपयोग कर रहे भी वैसे वीडियो और ऑडियो भेज सकते हैं जिनसे यहाँ का चुनाव प्रभावित हो और इसका लाभ उन्हें मिले। और इस आशंका को भांपते हुए डीप फेक वीडियो के दुरुपयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही आगाह कर चुके हैं। इस बाबत उन्होंने उसके विरुद्ध चेतावनी तब दी थी जब उनके डांस का एक वीडियो सामने आया था। वीडियो में नरेंद्र मोदी जैसे दिखने वाले व्यक्ति का द्वारा गुजराती पारंपरिक नृत्य गरबा का वीडियो बनाया गया था। इसे एआई का उपयोग कर तैयार किया गया था, लेकिन वास्तविकता प्रतीत होता था। और इस वीडियो ने चुनावों में एआई द्वारा उत्पन्न खतरों की आशंका जता दी थी और नरेंद्र मोदी द्वारा इस पर चर्चा करने के साथ ही यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई। एआई की उन्नत शाखाओं में से एक जनरेटिव एआई आसानी से संकेतों के आधार पर टेक्स्ट और तस्वीर बना सकती है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य पदार्थ, भोजन, पेय, ग्राहक आदि की देखभाल के लिए एक वरदान है, लेकिन इसके दुरुपयोग की आशंका भी बनी हुई है, भी कम नहीं है। और इसके बढ़ते खतरे के बारे में एआई गॉडफादर कहे जाने वाले जेफरी हिल्टन ने चेतावनी देते हुए गूगल पर सब कुछ छोड़ दिया था। और इसे लेकर सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि डीपफेक वीडियो को साबित करने वाले ऐप्स अभी तक पर्याप्त तौर पर प्रभावी नहीं बन पाए हैं।
और आप सभी जानते हैं, कोई तकनीक आती है और कोई झूठी खबर रहती है तो वो आग की तरह फैलती है। और हर देखिए टेक्नोलॉजी जो भी आ रही तकनीक, उसके पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, नेगेटिव पॉइंट होते हैं, अब किस तरह उसका उपयोग किया जाता है ये निर्भर करता है। जबकि आने वाले 1.5 वर्षों में भारत के अतिरिक्त में अमेरिका, इंडोनेशिया, मैक्सिको और यूके जैसे देशों में चुनाव होने हैं। ऐसे में डीपफेक वीडियो के दुरुपयोग को लेकर नरेंद्र मोदी पहले से ही आगाह कर चुके हैं। इस बाबत उन्होंने चेतावनी तब दी जब उनके डांस का भी एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में मोदी जैसे दिखने वाले व्यक्ति द्वारा गुजराती पारंपरिक नृत्य गरबा का वीडियो बनाया गया। इसे एआई का उपयोग करके तैयार किया गया था, लेकिन वास्तविक प्रतीत होता था। चैट जीपीटी से जुड़ी चुनौतियां। अमेरिकी स्थित एआई अनुसंधान और परियोजना कंपनी ओपन एआई का चैट जीपीटी एक अद्भुत ऐप है जो ऑनलाइन यूजर्स के लिए संकेतों के साथ आसानी से टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो बनाने में मदद करता है। यदि आप देखिए, कंपनी डेल E2 नाम की एक एआई आर्ट जनरेटर और विस्पर प्रणाली लॉन्च कर चुकी है, तो ऑटोमेटिक काम करती है। इसके बाद से एआई तकनीक तेजी से विकास हुआ है। और आप देखिए, इसमें आईटी कंपनियों के साथ तालमेल बैठाने में भी कामयाबी हासिल कर ली है। वॉइस क्लोनिंग, न्यूड वीडियो और तस्वीर सहित डीपफेक बनाने के लिए गूगल सर्च से ढेर सारे विकल्प मिल जाते हैं। मोबाइल और पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऐप का स्टोर पर भी विविध संस्करणों के कई न्यूडीफाई ऐप्स उपलब्ध हैं। और उनमें आप देखते हैं कि कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनकी मदद से फोटो वीडियो में हेरफेर आसानी से किया जा सकता है। इसकी बदौलत ब्लैकमेल की कई वारदातें सामने आ चुकी हैं। इस फार्म की रिपोर्ट के अनुसार इसके निशाने पर महिलाएं सर्वाधिक हैं। यह बेहद गंभीर चुनौती बन चुकी है। कानूनी कदम उठाकर इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी नेता का नकली आवाज़ या वीडियो बनाकर छोटी खबर फैलाता है तो उसे भारतीय दंड की संहिता 1860 या नए कानून की भारतीय न्याय संहिता 2023, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एवं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मध्यस्थ दिशा निर्देश एवं डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता नियम 2021 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इस तरह के आर्टिकल पढ़ा करिएगा, आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है और एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। गधे हमेशा गधे नहीं होते हैं, खरी खरी तंज कसा जा। ये सब राजनीति की बातें हो रही हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना हो तो नहीं पढ़िएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के जो संपादकीय पाठ है उसकी ये कहानी है। और देखिए, आप लोगों की बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं कि वो भैया न्यूज़ का वीडियो अलग रखिए, क्लास अलग रखिए, और जो संपादकीय पाठ है इसका अलग क्लास रखिएगा। बड़ी क्लास हो जाती है, वो हो जाती है। आप जैसा करेंगे वैसा मैं मानूंगा आपकी बात। तो चलिए, आप लोग चाहते हैं कि न्यूज़ की सुबह क्लास आ जाएगी आपकी 6 बजे तक, और इसकी मैं कोशिश करूंगा कि दिन में 12 बजे तक क्लास हर हाल में आपकी उपलब्ध हो जाए, एडिटोरियल वाली। ठीक है, कोई आपका सुझाव हो, कोई सवाल हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।